राजीव दीक्षित के मात्र एक स्टेटमेंट ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया था। ये स्टेटमेंट था पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। राजीव दीक्षित ने एक स्टेटमेंट दिया कि पंडित नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एडलिना तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। नेहरू और जिन्ना दोनों एडलिना के लगे हुए थे, लेकिन एडलिना इन दोनों को घुमा रही थी। नेहरू चरित्र के काफी हल्के आदमी थे। एडलिना के पास नेहरू की कुछ आपत्तिजनक अश्लील तस्वीरें थी और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर ब्लैकमेल करके भारत का बंटवारा करा गया। ये स्टेटमेंट जैसे ही पब्लिक में वायरल हुआ, चारों तरफ हाहाकार मच गया। भारतीय राजनीति में पूरी तरह से भूचाल आ चुका था। राजीव दीक्षित का आखिर ये स्टेटमेंट कितना सही है? राजीव दीक्षित के कई और सारे स्टेटमेंट भी हैं। राजीव दीक्षित ने कहा कि ममता बनर्जी बीफ खाती है और इसी को लेकर ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को धमकाया कि अगर उन्होंने भारत या फिर पश्चिम बंगाल में बीफ को बैन किया तो वो उनकी सरकार गिरा देगी। राजीव दीक्षित का एक और चर्चित स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि हेमा मालिनी लक से नहीं बल्कि बेसन में मलाई डालकर नहाती है और ये नुस्खा बाहर ना आ जाए इसलिए वो राज रखती है। ऐसे कई सारे स्टेटमेंट हैं जो राजीव दीक्षित। आज का वीडियो पूरी तरह से राजीव दीक्षित पर डेडिकेटेड होने वाला है। सोशल एक्टिविस्ट कहें या फिर दूसरा ओशो कहें या फिर दूसरा स्वामी दयानंद सरस्वती, राजीव दीक्षित के फॉलोवर दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आखिर राजीव दीक्षित की मौत हुई थी या फिर उसे एक हत्या करार दिया गया था? आखिर क्यों प्रधानमंत्री कार्यालय को इतने सालों बाद ये कहना पड़ा कि राजीव दीक्षित की मौत की गुत्थी वापस से सुलझाने के लिए उनका केस ओपन किया जाए? आखिर क्यों कहा जाता है कि बाबा रामदेव का 6000 करोड़ का कारोबार राजीव दीक्षित की मौत पर है? आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही अनसुलझे सवालों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आखिर राजीव दीक्षित की मौत के बाद से ऐसी कौन सी घटना हुई जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया? आखिर नेहरू के बारे में ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया और राजीव दीक्षित पहली बार कब चर्चित हुए? राजीव दीक्षित की डिग्रियों को लेकर भी बात करेंगे जिनके बारे में अभी तक मतभेद चल रहा है। आखिर कौन है राजीव दीक्षित, जिसको लेकर लगातार तमाम नए वीडियोस में कमेंट। राजीव दीक्षित 500 और 1000 के नोटों को बैन करने को लेकर कहा करते थे। उनका मानना था कि देश का 80% टैक्स यही नेता लोग खा जाते हैं। उनका कहना था कि भारत को अगर गरीबी से निकालना है तो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये दीमक की तरह इंडिया को खा रहे हैं। दरअसल इसी ग्लोबलाइजेशन को लेकर उनकी कई सारी स्टेटमेंट भी वायरल है। उन्होंने धीरे धीरे कई सारे मंच सजाने शुरू किए, कई सारे स्टेटमेंट देने शुरू किए, देश में जगह जगह जाकर अपने भाषण उन्होंने आयोजित किए और इन्हीं भाषणों में वो कुछ ऐसे भाषण भी देते थे जिसकी वजह से देश की राजनीति में भूचाल आ गया। 30 नवंबर साल 2010 को उनकी रहस्यमयी मौत हो जाती है। इस मौत के बाद उन्हें बिना किसी पोस्टमार्टम के पुलिस द्वारा आनंद फानंद में जला दिया जाता है। उनके समर्थकों का कहना है कि राजीव दीक्षित की जो बॉडी थी वो पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी और राजीव दीक्षित को स्लो पॉइजन देकर मारा गया। आखिर क्यों कहा जाता है कि राजीव दीक्षित की मौत पर बाबा रामदेव का 6000 करोड़ का कारोबार खड़ा हुआ है? बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित कैसे मिले और कहां पर, किस तरह से इन्होंने आयुर्वेद को लेकर कई सारे तथ्यों पर रिसर्च की? राजीव दीक्षित की पैदाइश 30 नवंबर 1967 को यूपी के अलीगढ़ में होती है। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीटेक और आईआईटी कानपुर से एमटेक की डिग्री हासिल की। हालांकि इसको लेकर कई सारे विवाद भी हैं। साल 2015 में एक आरटीआई का जवाब देते हुए आईआईटी कानपुर ने कहा कि उनके आईआईटी कानपुर से राजीव दीक्षित नाम का कोई भी स्टूडेंट पढ़कर नहीं निकला है। इसके अलावा राजीव दीक्षित अपने वीडियो में बताते हैं कि उन्होंने फ्रांस से पीएचडी की और सीएसआईआर में एंटी ग्रेविटी पर रिसर्च का काम भी किया। वो बताते हैं कि जर्मनी का मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट उनकी रिसर्च के लिए अरबों डॉलर देने को तैयार था, लेकिन वो अपनी रिसर्च को किसी दूसरे देश को बेचना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इस ऑफर को साफ तौर से इनकार कर दिया। हालांकि ऐसा कोई पेपर अभी तक सामने नहीं आया है जो ये बताता है कि राजीव दीक्षित एंटी ग्रेविटी पर रिसर्च कर चुके हैं और मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट उनसे इस रिसर्च को लेकर बात भी की थी। 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी के बाद राजीव दीक्षित का नाम सुर्खियों में आना शुरू हुआ। उन्होंने कंपनी यूनियन कार्बाइड के खिलाफ एक धरना, रैली और पूरी तरह से प्रखर विरोध का सामना किया। उन्होंने बताया कि इसी यूनियन कार्बाइड जो कंपनी है जो कि अमेरिका की है, ये पूरा जो काम था 1994 का भोपाल गैस त्रासदी का, ये काम अमेरिका द्वारा किया गया था और इसे रिसर्च के तौर पर इंडिया में अंजाम दिया गया था और इसी का जो परिणाम है वो है 1994 की ये भोपाल गैस त्रासदी। इसी को लेकर वो काफी चर्चा में रहे। हालांकि उनके कई स्टेटमेंट टैक्स सिस्टम को लेकर, भारत में वर्तमान जो चल रही शिक्षा प्रणाली को लेकर, ब्रिटिश सरकार की कई सारी आलोचनाओं को लेकर और इसके अलावा भी मॉडर्न मेडिसिन को लेकर कई सारे स्टेटमेंट उनके वायरल हुए और इसी मेडिसिन को लेकर वो काफी चर्चा में भी रहे और इन्हीं के कारण उनके काफी सारे फैन भी बन चुके थे। राजीव दीक्षित का मानना था कि 500 और 1000 के नोटों को बंद कर देना चाहिए। उनका मानना था कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो है वो भारत को दीमक की तरह खा रहे हैं और इसी वजह से भारत में ये सारी चीजें बंद कर देनी चाहिए। उनका मानना था कि किसान की आत्महत्या के पीछे भारत के विचारकों द्वारा किसान या फिर खेती पर ध्यान न देना बताया गया है। उन्होंने कहा कि भारत के जो विचारक हैं, जो कानून बनाते हैं, वो भारत के किसानों पर, खेती पर पूरी तरह से रिसर्च नहीं करते और इसी कारण भारत के जो किसान है वो आत्महत्या करते हैं। राजीव दीक्षित का नेहरू को लेकर भी एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल रहता है और इसी स्टेटमेंट को लेकर कांग्रेस उनकी प्रखर विरोध भी करती है। उनका कहना था कि पंडित नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एडलिना तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। नेहरू और जिन्ना दोनों एडलिना के लगे हुए थे और जो एडलिना थी वो दोनों को घुमा रही थी। नेहरू चरित्र के काफी वीक आदमी थे और एडलिना के पास नेहरू की कई आपत्तिजनक तस्वीरें भी थी और इसी को लेकर एडलिना और मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू को ब्लैकमेल किया और इसी का परिणाम है भारत का
भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन। अब बात कर लेते हैं बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित के बारे में। राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव साल 2009 में मिलते हैं। साल 2009 में मिलने के बाद ये दोनों योग पीठ के नाम से एक संस्था का निर्माण करते हैं और भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ दोनों मुहिम के तौर पर लड़ते हैं। लेकिन देखते ही देखते साल 2010 में ऐसा एक वक्त आता है जब बाबा रामदेव प्रखर तरीके से सामने आते हैं और राजीव दीक्षित की छवि को या फिर राजीव दीक्षित बाबा रामदेव के ऊपर आने जैसे ही लगते हैं, वैसे ही राजीव दीक्षित की हत्या हो जाती है। नवंबर के आखिरी सप्ताह में राजीव दीक्षित छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। 26 से 29 नवंबर तक उन्हें अलग अलग जगह पर व्याख्यान देने थे, भाषण देने। 26 से 29 नवंबर तक वो ठीक थे। 29 नवंबर को उनकी तबीयत खराब होती है, उनको भिलाई लाया जाता है। 29 नवंबर को भिलाई के तबीयत बिगड़ने, दिल का दौरा पड़ने के कारण उनको अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। लेकिन बाद में कहा जाता है कि उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बाद में उनका शव जो था वो हरिद्वार लाया गया, एक चार्टर्ड प्लेन के थ्रू चार्टर्ड विमान में बैठाकर उनके शव को हरिद्वार लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बताया जाता है कि उनके परिवार ने पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं दी। उनके समर्थक ये भी बताते हैं कि पूरी तरह से उनका शरीर नीला पड़ चुका था, जगह जगह उनके शरीर पर खून के नीले धब्बे थे। इसके बाद उनको जला दिया गया। जलाने के बाद उनका जो एक हिस्सा था वो यहीं पर ठहर गया। बाबा रामदेव पर इस मामले में कई सारे आरोप पहले भी लगे हैं। एक किताब में भी बाबा रामदेव के बारे में कहा गया कि उनकी मौत के पीछे बाबा रामदेव का हाथ है और इसी को लेकर साल 2015 में बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव को क्लीन चिट मिल गई। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव की छवि धूमिल करने के कारण ये सब हो रहा है। हालांकि राजीव दीक्षित की मौत, राजीव दीक्षित के जो रहस्य थे, मौत से जुड़े कई रहस्य थे, वो भी राजीव दीक्षित की मौत के साथ ही चले जाते। हालांकि एक समय ऐसा भी आता है जब राजीव दीक्षित की मौत को लेकर रहस्य को जानने के लिए प्रधानमंत्री आवास से एक लेटर निकलता है। उस लेटर में कहा गया था कि राजीव दीक्षित की मौत की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए काम किया जाए। लेकिन क्योंकि राजीव दीक्षित की मौत की हत्या की जो गुत्थी थी वो उसके बाद भी नहीं सुलझ पाई, क्योंकि राजीव दीक्षित को आनन फानन में जला दिया गया था। अगर उनका पोस्टमार्टम होता तो बेशक राजीव दीक्षित की मौत की गुत्थी सुलझ सकती है। लेकिन राजीव दीक्षित की मौत की गुत्थी आज भी उसी तरह से उलझी हुई है। इस वीडियो में राजीव दीक्षित के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हंसराज वर्मा को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।